सर्कुलर मोशन लास्ट देख रहे थे, क्या देखा था आपका लास्ट क्लास में? सर्कुलर मोशन देखे थे, तुम्हारा रोड का देखे थे, रिएक्शन ऑफ रोड। तो दो तरह का सरफेस बताया था, कन्वेक्स और कनकेव। स्पीड ब्रेकर कन्वेक्स क्यों बनाया जाता है ये हम बात कर चुके थे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताना कि रोल करना मतलब सर्कुलर मोशन कराते हुए ले जाना है, तो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के केस में पुश करना आसान होता है कि पुल करना आसान होता है? बिल्कुल। आप ट्रॉली बैग भी नॉर्मल खींचे होगे, तो ट्रॉली बैग में चक्का लगा होता है, पहिया लगा होता है। तो जब ट्रॉली बैग को आप खींचते हो तो आप धक्का देकर ट्रॉली बैग को ले जाना चाहो हैंडल के हेल्प से, और उसको खींचना चाहो तो पुल करना आसान होता है। प्रैक्टिकली हम फील कर लेते हैं कि इसमें कम मेहनत लगता है, किसमें ज्यादा मेहनत करता है। तो हमको दिख जाता है पुल, उसी को मैथमेटिकली देख रहे हैं कि मैथमेटिकली वो सही कैसे है कि पुल करना ही आसान क्यों होता है। तो इसको एज अ क्वेश्चन लिख लो, या जो व्हाई इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट, इट इज इजियर। देव का क्यों पुल निकल गया? व्हाई इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट। पुल एन ऑब्जेक्ट, अपने लैंग्वेज में लिख लो ना, कुछ ऐसा बात थोड़ी। पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट, देन टू पुश इट। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना क्यों आसान होता है कंपेयर टू पुश? खींचना आसान होता है अगर उसमें रोलर लगा है, अगर वो घूम रहा है, जैसे कि आप नॉर्मल ट्रॉली बैग वगैरह में देख सकते हो। तो क्या चीजें हम देख रहे हैं, दोनों को अगर पुल या पुश कर रहे हैं तो हैंडल लगा होगा तो एक ही कंडीशन देना पड़ेगा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही मास का, तभी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बहुत हैवी हुआ एक लाइटर हुआ, तब नहीं। दोनों का सेम कंडीशन होगा, यानी सेम मास का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस दोनों के केस में क्या होगा, सेम एंगल पे खींच रहे हैं। तो ये मान लो सेंटर है, सेंटर से ये हो गया, एक रोलर है, रोलर को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो ये हैंडल है, हैंडल से क्या कर रहे हैं, एक केस में पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और एक केस में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो जैसा भी ये पुल इधर बना दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पे एक मिनट समझ लो, फिर करना। पुल कर रहे हैं, ये एंगल आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी से भी ले सकते हो। मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे पुल कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे पुश कर रहे हैं, तो पुश एक काम करते हैं, इस साइड से कर लेते हैं, ऐसे इधर भी करेंगे तो इधर जाएगा। तो दोनों को एक ही तरफ मोशन देना हो ज्यादा बेटर हो, कि अगर एक साइड ही मोशन देना हो तो एक तरफ ही पुश करते हैं ताकि दोनों राइट साइड जाए। अदरवाइज लेफ्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल सेम, कंडीशन सेम देना होगा, तभी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सेम एंगल पे पुल और सेम एंगल पे पुश। ये धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये धक्का दे रहे हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे पुल और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। दोनों केस में फोर्स सेम ही लगाना होगा। एक 10 न्यूटन से ही पुल कर रहे हैं और 10 न्यूटन से ही पुश कर रहे हैं। 10 न्यूटन से, या एफ लिख लो सीधा, एफ से पुश कर रहे हैं, उतनी ही फोर्स एफ से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। दोनों केस में सेम मास का ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है, और दोनों केस में एंगल भी हॉरिजॉन्टल से क्या है, सेम ही है। तो इस केस में क्या क्या लगेगा जरा जल्दी से हमको बताओ। एक तो इसका वेट लगेगा, सेंटर से लगता है, जहां भी सेंटर ऑफ मास आगे बोलते हैं, तो सिंपल वेट लगेगा। वेट को क्या बोलते हैं, mg लिखो या w लिखो, जिससे लिखना है वेट को w से, या फिर m मास का ऑब्जेक्ट है तो mg। इस केस में भी क्या लगेगा, वेट लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड सेम मास का ऑब्जेक्ट है mg। अच्छा, एक बात समझो, इस केस में f है थीटा एंगल पे, अगर इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक एंगल के साथ वाला क्या होगा, f cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर चला जाएगा, दो कंपोनेंट के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, एक हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। और कोई फोर्स लगेगा क्या, और कहीं कोई फोर्स छूट रहा है, दिख रहा है कोई फोर्स, जल्दी से बताओ। एक और फोर्स लगेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन। एफ का कंपोनेंट तो एक ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये कंप्रेस ऐसे कर रहा है सरफेस को, तो नॉर्मल रिएक्शन कंप्रेशन के अगेंस्ट लगता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कुछ n लग रहा है, और इधर भी ऐसे कंप्रेस कर रहा है तो इधर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो इधर कुछ लगेगा, पता नहीं कितना, हमने बोल दिया n डैश। उस केस में n लगा, इस केस में क्या लगा, n डैश। अच्छा, यहां पे भी फोर्स के कंपोनेंट देखोगे, तो यहां पे जब हम फोर्स का कंपोनेंट देखेंगे तो जरा बात को समझना, फोर्स या तो कंपोनेंट यही दिखा लो, हमको डायरेक्शन से मतलब है एरो हेड इधर की तरफ है, या फिर आप चाहो तो यहां दिखा लो, जैसे भी दिखाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फोर्स को अगर उठा के हम यहां ले आए,
पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर डजंट चेंज ए वेक्टर, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अगर एफ वेक्टर इधर दिखा रहा है, उसी वेक्टर को हमने यहां बना लिया, ये इधर है, ये भी इधर इंडिकेट कर रहा है, चाहो तो एफ ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे। अगर एफ ऐसे लिखते हो तो ये एंगल थीटा, ये भी कितना होगा थीटा। तो इस एफ के दो कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा और एक नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। पहले बताओ इस कंपोनेंट में कोई दिक्कत है? अब दोनों केस में अगर नॉर्मल रिएक्शन लिखने जाओगे, इस केस में देखोगे एन किधर है, ऊपर की तरफ में, और नीचे क्या लग रहा है, वेट या एमजी जो बोलोगे, प्लस क्या एफ साइन थीटा भी नीचे लग रहा है। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस के लिए तो एन इक्वल टू एमजी प्लस एफ साइन थीटा। और इस केस में क्या बोलोगे, एफ साइन थीटा ऊपर है, एफ का कंपोनेंट एन डैश भी ऊपर है, एमजी क्या है नीचे है, तो क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा प्लस एन डैश, एफ साइन थीटा प्लस एन डैश इक्वल टू एमजी। तो एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। पहले बताओ कोई दिक्कत? सर एन डैश और एन तो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल रिएक्शन है, पर दोनों केस में सेम नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है ना। इस केस में mg प्लस एफ साइन थीटा हुआ और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना दिखा, mg माइनस एफ साइन थीटा। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए एक को n से लिखा, एक को n डैश लिखा, ठीक है। और जो चीजें कंडीशन दी हुई सेम थी उसको सेम लिखा। अब दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला पुश वाला, ये ज्यादा दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा दिख रहा है इस केस में, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या है, कम दिख रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है क्योंकि ऐड है। F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन, F इक्वल टू न्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, F इक्वल टू क्या होता है, न्यू एन। और n जहां ज्यादा होगा तो F भी ज्यादा होगा। तो n ज्यादा किस में है, पहले बारे में, तो F क्या लगेगा, ज्यादा। इस केस में F क्या लगेगा, कम, यानी फ्रिक्शन ज्यादा किस में लगेगा, पहले केस में। क्यों फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। तो पहले केस में यानी पुश के केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, यानी मोशन का ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए पहला वाला क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। यानी पुश डिफिकल्ट है, पुल आसान है, क्योंकि पुल में नॉर्मल रिएक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। पहले बोलो, इतनी बात क्लियर है, बेसिक है। अच्छा, किसी को फोर्स वगैरह कंपोनेंट लेने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, पहले ही बहुत बता चुका हूं। चाहो तो आप जनरली ऐसे दिखा लो, इसी वेक्टर को उठा के हमने यहां रख दिया, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा, दो कंपोनेंट कॉस साइन ले लिया। या फिर नहीं तो आप यहां भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऐसे है, मुझे एरो से मतलब है, ये कंपोनेंट एंगल के साथ वाला कॉस, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन। तो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, वही डायरेक्शन है, सेम बात है। एफ साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, एफ साइन थीटा डाउनवर्ड ही है। तो चाहो तो कंपोनेंट यहां ब्रेक कर लो, या फिर इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां ब्रेक कर लिया, दोनों में जहां भी दिखे। बात समझ में आई? तो इसको नोट करना है, कर लो कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखो, इसमें बेसिक बात किया हमने, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। लिखो, लिखो, ए सर्कुलर टेबल, लिखना क्वेश्चन, ए सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग with respect to its center. A circular table is rotating with respect to its center. ठीक, ए सिक्का मतलब एक कॉइन, ठीक है, एक कॉइन, बोर्ड पे लिखा है, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर from the center, small r from the center, small r from the center. If coefficient of friction between table and coin, if coefficient of friction between table and coin is new, table and coin is new, table and coin is new, then calculate maximum angular velocity, then calculate maximum angular velocity, calculate maximum angular velocity of the table, maximum angular velocity of the table so that
coin doesn't slide, so that coin doesn't slide, coin doesn't slide। क्वेश्चन समझ में आया? एक टेबल है, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, टेबल घूम रहा है अपने सेंटर के बाद, मतलब टेबल रोटेट कर रहा है और टेबल पे सिक्का रखा है। कहां रखा है? उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर से ये कहीं जरूरी नहीं है कि टेबल के एकदम कॉर्नर में रखा हुआ, क्योंकि टेबल का रेडियस नहीं बोला गया है, वो सिक्का सेंटर से कितनी दूर है, तो टेबल के बीच में भी कहीं रखा हो सकता है। टेबल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिक्का है, टेबल किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ताकि कॉइन स्लाइड ना करे। सिंपल क्वेश्चन है, क्या लगेगा केस देख लो। मुझे एक बात केवल बता देना, पूछा क्या गया है? ओमेगा पूछा गया है, ओमेगा मैक्स। ठीक है, ट्राई करो, बताओ जल्दी से, कोशिश करो। देखो समझो, टेबल घूम रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर टेबल रोटेट कर रहा है, टेबल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे सिक्का है। एक बात बताओ, टेबल अगर पूरा चक्कर काटेगा, टेबल का अपना सर्कल बनेगा, तो सिक्का भी तो घूमेगा, सिक्के का भी अपना सर्कल बन जाएगा। तो सिक्का का खुद का सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ के सिक्के के सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये मान लो कि टेबल है, टेबल का सेंटर ये है, टेबल अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, किससे? तो ओमेगा से। सिक्का कहां रखा है? सिक्का कहीं भी रखा हो सकता है, सिक्का आर डिस्टेंस पे सेंटर से, मान लो टेबल का सेंटर ये है, इसे आर डिस्टेंस पे सिक्का यहां है, टेबल के सेंटर से कहीं पे भी मान लो आर डिस्टेंस पे सिक्का यहां है। अगर टेबल एक सर्कल घूमेगा तो एक बात समझो, सिक्के का भी तो सर्कल बन जाएगा, सिक्का भी अपना सर्कल में घूमेगा। तो सिक्का किसी समय में मान लो यहां पे है, तो एक बात बताओ, सिक्का स्लाइड ना करे, स्लाइड नहीं करने के लिए क्या चाहिए? बाहर से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल, और सिक्के पे मक्खी को बैठा दिए हैं, सिक्के पे बैठ के मक्खी देख रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल। तो फर्क नहीं पड़ता सेंट्रीपिटल देखो या सेंट्रीफ्यूगल, बस यानी रिक्वायर्ड, अगर ओमेगा रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में पूछा गया तो एम ओमेगा स्क्वायर आर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पे वो कौन देगा? एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन। अब जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसा मामला नहीं है, आपके कॉपी पे जैसा दिख रहा है वो ज्यादा सही है। कॉपी पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल ही घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो जो सिक्का होगा, सिक्का अपना वेट से दबाएगा ना कॉपी को, और वेट का मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? एन इक्वल टू एम जी। तो सिंपल क्या करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होगा? न्यू एम जी। एम से एम चला गया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? म्यू जी बाय आर। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट न्यू जी बाय। पहले बताओ क्या दिक्कत है? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट न्यू जी बाय आर। तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर, कोई अगर सिक्के पे चढ़ के देखेगा, मक्खी को बैठा दिए, मच्छर को बैठा दिए, कोई सिक्के पे देख रहा है तो उसके लिए बाहर दिखा देंगे सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, सेंट्रीफ्यूगल इधर लगा, और अगर कोई बाहर से देख रहा है इसको तो उसके लिए क्या बात करेंगे? सेंट्रीपिटल। एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, उस केस में जो बाहर से देख रहा है उसको मोशन करता दिख रहा है सर्कुलर में, यानी उसके लिए सेंट्रीपिटल होगा, यानी एफ की वैल्यू इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। कोई सिक्के पे बैठ के देख रहा है तो उसके लिए सिक्का रेस्ट में होगा। रेस्ट में कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो होता है, तो एफ को बैलेंस करेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों केस में मामला वही रहेगा। तो अगर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं या बुक में कहीं ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब उसने सिक्के को ही फ्रेम चुना है, ये सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो देखो, ए वर्टिकल ड्रम, ए वर्टिकल ड्रम, ए वर्टिकल ड्रम, ड्रम is rotating, a vertical drum is rotating with respect to, या क्या करें, रोटेटिंग, लिखो ऐसा करो, रोटेटिंग and is rotating and a small block is attached, and a small block is attached, small block is attached to its inner wall, small block is attached to its inner wall, अंदर वाले वॉल में अटैच्ड है, ठीक है ना, से अटैच्ड है, टू इट्स इनर वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, इनर वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू एंड, if coefficient of friction is new and
रेडियस ऑफ ड्रम एंड रेडियस ऑफ ड्रम, या इनर रेडियस कर लो, एंड इनर रेडियस ऑफ ड्रम, हाँ इनर रेडियस एंड इनर रेडियस ऑफ ड्रम इज स्मॉल आर, इनर रेडियस ऑफ ड्रम इज स्मॉल आर, इनर रेडियस ऑफ ड्रम इज स्मॉल आर। कैलकुलेट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रम, ड्रम का बताना है, कैलकुलेट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रम, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रम so that block doesn't slide, calculate minimum angular velocity of drum so that block doesn't slide। जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्या बोला गया, वर्टिकल ड्रम है, वर्टिकल ड्रम है, रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट। एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल ड्रम जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। आप जस्ट लाइक समझ लो ड्रम कैसा, पेन समझ लो, पेन का जो कवर होता है वो उसको घुमा रहे हो, पेन का कवर उस टाइप से ड्रम घुमा रहे हो, तो ड्रम जो वर्टिकल है तो ये ड्रम है, ये ड्रम है, ये घूम रहा है कैसे, तो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। किससे, हमको यही निकालना, हमने ओमेगा सोचा, ठीक। ये कहां अटैच है, ब्लॉक, ब्लॉक इसके इनर वॉल पे लगा है कहीं, तो ब्लॉक ऐसे लगा इनर वॉल पे, पहले समझो, ब्लॉक ऐसे है इसके इनर वॉल पे, ठीक है। इसकी रेडियस कितना है जरा समझना, रेडियस इसकी क्या है, गिवन आर। तो पहले फिगर बनाओगे तो आधा काम वहां दिखेगा, फिर समझना है कि क्या बोला गया। आप अप्रोच को पकड़ो कि क्या करना चाहिए, क्या बोला गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमको ओमेगा बताना है, तब उसलिए कि ब्लॉक स्लाइड ना करे। अब ब्लॉक स्लाइड कैसे करेगा, ब्लॉक को नीचे कौन लाएगा, उसका वेट लाएगा। ब्लॉक को नीचे डाउनवर्ड जो लगेगा वही नीचे लाएगा, डाउनवर्ड कौन लगता है, वेट लगता है। तो इसका वेट क्या चाहेगा कि नीचे लेके आ जाए। इसको रोकने के लिए कोई फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ऊपर कौन सा लगेगा, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। वेट चाहेगा नीचे लाना, तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग के अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ में, तभी स्लाइडिंग रोक पाएगा, ठीक। दो चीज हो गया। तीसरा, और कौन सा फोर्स लगेगा, अगर कोई भी चीज किसी सरफेस पे तभी टिका हो सकता है जब वो उस सरफेस को कंप्रेस करेगा। अगर सरफेस को कंप्रेस नहीं करेगा तो कभी नहीं टिक सकता। जैसे ये है, नहीं पहले इसमें, जैसे ये है, इसको छोड़ेंगे ये नीचे आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे ये नीचे आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये यहां से टिका रहे, तो हमको इसको दबाना पड़ेगा, हमको इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। अगर ये इस सरफेस को नहीं दबाएगा तो कभी नहीं टिका सकता, अगर लूज होगा तो सीधा नीचे आ जाएगा। इसको इस पे टिकने के लिए इसको कंप्रेस करना होगा। कोई भी चीज जब तक सरफेस को कंप्रेस नहीं करेगी तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगी सीधा। यानी ये अगर इससे टिकी है मतलब इसको कंप्रेस कर रही होगी, दबा रही होगी। कंप्रेशन के अगेंस्ट क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। जितना कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन के अपोजिट क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर इसको टिकना है तो ये इसको इधर कंप्रेस कर रही होगी, और अगर कंप्रेस इधर कर रही होगी तो कंप्रेशन के अगेंस्ट क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो एन लगेगा इधर। अब यहां पे अगर बाहर से देख रहे हो सेंट्रीपिटल, या इसी पर से देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल ब्लॉक पर से। अगर ये घूम रहा है ड्रम, तो ड्रम अगर घूम रहा है तो उससे चिपका हुआ अगर स्लाइड नहीं कर रहा है ब्लॉक, तो ब्लॉक भी घूमेगा। ड्रम का सर्कल बनेगा, पूरा होगा, ब्लॉक का भी सर्कल पूरा हो जाएगा। तो ब्लॉक भी ड्रम के साथ घूम रहा है तो ब्लॉक अपने सर्कल में घूमेगा, ये ब्लॉक अपने सर्कल में घूमेगा, और इस सर्कल की भी रेडियस क्या होगी, आर होगी। मुझे बताओ यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, वो जो सेंटर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीपिटल देगा, सीधा सा बात है। जो फोर्स हमको सेंटर की तरफ लगता दिख रहा है वही सेंट्रीपिटल देगा। सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, एन लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ब्लॉक के स्टेशनरी रहने के लिए फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। फॉर ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, स्टेशनरी होने के लिए दो बातें होनी पड़ेगी। एक, पहला तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, यानी वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, एफ शुड इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये अगर साथ साथ में सर्कल में घूमता रहेगा, अगर ड्रम के साथ साथ ब्लॉक सर्कल में घूमता रहेगा तो ये क्या होगा, इसकी स्लाइडिंग नहीं होगी, ये टिका रहेगा। और घूमतेगा तो सर्कल में घूमेगा तो कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल। यानी n इक्वल टू यहां पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल m ओमेगा स्क्वायर r,
क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका इनर रेडियस आर है, तो ये इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, आर होगा। अच्छा, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बैलेंस किसको करेगा, mg को, F इक्वल टू mg। अब हमको सॉल्व करना है, तो F को हम क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं न्यू एन, F इक्वल टू होता है न्यू एन, तो न्यू एन शुड इक्वल टू क्या होगा, mg। या सॉल्व करोगे आगे, न्यू एन, एन हम निकाल चुके हैं, एन हम देख लिए कितने के इक्वल है, सेंट्रीपिटल के इक्वल है, अगर ब्लॉक पर से देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल है। एन एम ओमेगा स्क्वायर आर, एन की जगह रख लिया एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, mg। अब जो कैंसिल होगा, m से m गया, काम तमाम। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, g बाय नीचे आ जाएगा न्यू आर, इधर आएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट g बाय न्यू आर। पहले बताओ ये क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज अगर देखना, मेरा क्वेश्चन तो यहां से हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगर और देखना है तो एक चीज यहां पे क्वेश्चन में लिख दिया है, मिनिमम मैक्सिमम का बात किया गया है। अगर दिमाग में ये आ रहा है कि ये मिनिमम ही कैसे होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो इतना ही आंसर होगा, तो आप सिंपल सा समझो कि किसी को टिकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है mg को, यानी फ्रिक्शन शुड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg। अगर हम देखते हैं यहां पे पूरा, तो फ्रिक्शन शुड ग्रेटर देन इक्वल टू mg स्टेशनरी रहने के लिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू mg अगर लेके चलता हूं, तो दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू mg, अगर पूरा लिख के चलते हैं, दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ये होगा। यानी ओमेगा जो है वो अंडर रूट जी बाय न्यू आर से के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। ओमेगा अंडर रूट न्यू जी बाय न्यू आर के या तो बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। हमसे क्या पूछा गया, मिनिमम, तो मिनिमम कितना हो सकता है, अंडर रूट जी बाय न्यू आर, तो इसलिए मिनिमम को दिखा रहा है। अगर मिनिमम का ख्याल आ रहा है तो ये बात समझे। अगर यहां भी यही विचार आ रहा है, यहां पे जैसे मैक्सिमम पूछा था, तो यहां पे भी यही मामला था इससे पहले, फ्रिक्शन शुड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। इस केस में फ्रिक्शन शुड ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंटीपिटल, जितना चाहिए सेंटीपिटल घूमने के लिए जितना चाहिए उतना मिले या उससे ज्यादा मिले, उससे कम पे नहीं घूमेगा, सर्कुलर पाथ नहीं होगा, तो दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू mg, यानी ओमेगा शुड अगर देखेंगे दिस होना चाहिए, तो या तो ओमेगा इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इसलिए इसमें मैक्सिमम लिखा। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम का ख्याल आएगा कि मैक्सिमम क्यों कर रहे हैं या मिनिमम क्यों कर रहे हैं, वैल्यू तो ठीक है इसके इक्वल होगा, तो इसलिए ऐसा बात हो रहा है, बात समझे। मैक्सिमम मिनिमम का अगर पूरा कॉन्सेप्ट चले जाना तो कर लो ऐसे, ठीक है, नोट कर लो। ये भी ठीक है, सिंपल, केवल कंपोनेंट लेना आना चाहिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ट्राई करो, लिखो क्वेश्चन लिखो। A ball of mass m equal to 0.5 kg. A ball of mass m equal to 0.5 kg is attached to the end of a string, एक रस्सी के एंड पे लगा है, अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। द बॉल इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, बॉल इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल circular path, ball is rotated in a horizontal circular path, ठीक है ना, rotated in a horizontal circular path about vertical axis, देखते हैं, बताते हैं, लिख लो पहले वर्टिकल एक्सिस, फिर समझा देंगे क्वेश्चन। द मैक्सिमम टेंशन लिखना अबाउट वर्टिकल एक्सिस, द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर, मतलब मैक्सिमम टेंशन जितना स्ट्रिंग सह सकता है, जिसपे ना टूटे। मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर is 3 to 4 Newton. Can bear is 3 to 4 Newton. 3 to 4 Newton. The maximum